बचाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका समाधान। संकर धान की खेती के लिए जरूरी सुझाव। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के कारण पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रही हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की डॉक्टर। आज हम दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे जर्सी गायों में ये ज़्यादा पाया जाता है, देशी पशुओं के अलावा भैंसों में ये ज़्यादा होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी की कमी एक साथ पाई जाती है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक मिल्क फीवर सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें खाली एक कैल्शियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें फास्फोरस भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए। ये ब्याहने के 72 घंटों के अंदर इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो मुख्य रूप से ये 1 महीने तक, पशु के ब्याहने के 1 महीने के बाद तक पशुओं में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पशुपालक भाइयों, अभी आपने दुधारू पशुओं में होने वाले रोग दुग्ध ज्वर के कारणों के बारे में जानकारी दी। अब आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। इसके मुख्य लक्षण, जैसे पशुपालक सबसे पहले इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसमें नाम तो ज्वर है, जैसे आपको लगेगा कि इसमें बुखार आया है, बट इसमें बेसिकली बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। कि पशुओं में हाइपर एक्साइटमेंट, मतलब पशु बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, उछल कूद करेगा, अपने पीछे के पैरों को पीछे की ओर खींचेगा, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, या पैरासिस बोलते हैं जिसको। इससे क्या होगा, पशु अपने जो गर्दन है वो ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा उसको, आँखों को जो है बाहर की ओर निकालेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जिसपे ही ऑनर को समझ जाना चाहिए कि हाँ, उसके पशु में कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, पशु में सेकेंडरी स्टेज पर अगर पशु चला जाएगा तो वो अपने रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठ जाएगा। और वो एक स्पेशल पॉस्चर, जिसको हम एस शेप पॉस्चर बोलते हैं, वो पीछे की ओर अपने फ्लैंक रीजन में अपने थनों की ओर देखेगा। इस स्टेज तक तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशु खड़ा हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज को भी ओवरकम कर दिया, पशुपालक इस स्टेज को भी नहीं देख पाया, तो फिर पशु क्या होगा, वो तीसरे स्टेज में चला जाएगा, जिसको हम लैटरल रिकम्बेंसी बोलते हैं। इसमें पशु बिल्कुल लेट जाएगा, या तो वो तिरछा मतलब या तो उल्टा या सीधा, मतलब जैसा भी दाएं या बाएं तरफ, किसी भी तरफ पे वो पूरे तरीके से लेट जाएगा। और अगर पशु इस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका बचा पाना किसी भी पशु चिकित्सक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए पशुपालकों को पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ही, स्टर्नल रिकम्बेंसी की बैठे स्टेज तक ही, पशुपालक को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उसकी सहायता लेनी है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो आप अपने दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर बीमारी की समस्या से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जान लेते हैं। इसलिए अब हम इसमें एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये होने ही ना दें, क्योंकि ये कोई विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग तो है नहीं कि जो पशु उसकी गिरफ्त में आ गया है। ये बीमारी उसको क्यों हुई, ये कुछ कमी से हुई है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी से हुई है। तो हम नॉर्मली पशु के खाने में 100 ग्राम पर डे अगर कैल्शियम देते हैं तो पशु इस बीमारी के, जैसे ड्राई पीरियड है, जैसे जब वो दूध नहीं भी दे रहा है, अगर तब भी हम उसको 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम देते हैं
तब भी उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसमें फास्फोरस का लेवल जो है, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए सामान्य पशुओं में जो दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञावन हो गया है तब हमको इसका जो रेशो है वो हमको कम कर लेना है। हमको जो फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ाना है और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम करना है। जैसे स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, जब पशु ब्याहने वाला होता है, उसके 1 महीने पहले आपको जो कैल्शियम का लेवल है वो 1 रखना है। अगर 1 भाग आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 भाग आपको फास्फोरस देना है उसमें, जिससे मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर होने की संभावना कम हो जाती है। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपको पशु को ब्याहने के 1 हफ्ते के अंदर में आपको इसको इंजेक्शन लगाना है विटामिन D3 का। ये केवल एक ही सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। इसमें हम 1 हफ्ते पहले विटामिन D3 का एक इंजेक्शन लगवाएंगे और एक इंजेक्शन हम लगाएंगे पैराथॉर्मोन का, क्योंकि पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन है। तो इसका भी एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। ये भी हम इसको क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले हम विटामिन D3 भी लगवा लेंगे और 1 हफ्ते पहले हम पैराथॉर्मोन का एक इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। और उसके बाद हम इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करेंगे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके बाद हम होने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड हम 100 ग्राम पर डे इसके फीड में शामिल करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड का pH मेंटेन करेगा और दुग्ध ज्वर होने की संभावना को कम करेगा। पशुपालक भाइयों, अगर पशु में दुग्ध ज्वर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो नजदीक के पशु चिकित्सालय में संपर्क करके अपने पशु का उपचार कराएं। चूँकि ये रोग कैल्शियम की कमी से होता है तो इसके लिए विटामिन D का टीका लगवाएं। और इसके अलावा नौसादर और गुड़ को पानी में घोलकर पिलाने से पशु के शरीर से कैल्शियम तत्व की निकासी कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट तो खैर है ही। जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे, एविल लगाएंगे और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो देंगे। जो मैंने बचाव के उपाय बताए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका पशु कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए। हम आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान की संकर प्रजातियों की खेती का रकबा प्रति वर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि संकर धान की उपज सामान्य धान की तुलना में अधिक होती है। लेकिन संकर धान की खेती में कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होता है, जिस पर विस्तार से बताएंगे डॉक्टर PC पांडे। हाइब्रिड धान की उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य सस्य वैज्ञानिक विधियां हैं। अगर आप उसको अपनाएंगे तो आप अपनी उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और नर्सरी में करने से पहले प्रजातियों का चयन, अधिकतर आप देखते होंगे कि बाज़ार में बहुत सी हाइब्रिड अच्छी हैं। और पंतनगर यूनिवर्सिटी की पंत संकर धान 3, पंत संकर धान 1 और नरेंद्र संकर धान 2 ये किस्में हैं। और विभिन्न फर्मों द्वारा भी, प्राइवेट दुकानों द्वारा भी हाइब्रिड का बीज दिया जा रहा है। आप इसके अच्छी तरह से अगर देखने के बाद अपने क्षेत्र के लिए है कि नहीं है, उसको देखते हुए इन हाइब्रिडों का आप चयन कर सकते हैं। संकर धान की खेती से अधिक उपज के चलते किसानों को अधिक लाभ होता है। संकर धान की उपज सामान्य धान की किस्मों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा होता है। संकर धान के अधिकतर किस्में 100 से 135 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिससे रबी फसलों की खेती के लिए समय से खेत खाली हो जाते हैं। अगर आप संकर धान की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी खेती में कुछ तकनीकें हैं जिसे ध्यान में रखकर ही इसकी खेती करें। संकर धान का बीज आज कई निजी कंपनियां तैयार कर रही हैं और सरकारी संस्थाओं द्वारा भी तैयार किया जा रहा है, जो आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हाइब्रिड का बीज आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद दोबारा उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो उससे उपज में बहुत कमी आ जाती है। अधिकतर हाइब्रिड की प्रजातियां 120 से 130 दिन के बीच में पक जाती हैं। इसलिए इसकी नर्सरी जो है आप जून 1 तारीख से लेकर जून 20 तारीख तक डालें,
तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए इसकी 2 विधियां हैं, सूखी विधि और गीली विधि। गीली विधि द्वारा अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए 1/10 भाग में 1 हेक्टेयर भूमि की अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके 1/10 भाग में उसके लिए नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाते समय जो आपको ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड का बीज 20 किलो से लेकर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा बीज में उसकी महंगाई ज़्यादा पैसा होने के कारण खर्च में ज़्यादा आता है। इसलिए इसका बीज जो है 20 किलो प्रति हेक्टेयर ही बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप देखें अन्य प्रजातियां जो हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, इसका बीज लगभग 30 से 35 किलो लगता है, मोटा और पतला धान को देखते हुए। धान की फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जिसके लिए अगर पहले ही बीज उपचार कर लिया जाए तो खड़ी फसल में रोगों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बीज उपचार करने के लिए किसी ड्रम में 50 लीटर पानी लें, उसमें 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोलें और 20 से 25 किलोग्राम धान का बीज 24 से 36 घंटे के लिए उसमें भिगो दें। इसके बाद धान को पानी में से निकालकर 25 किलोग्राम बीज में 70 से 75 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाकर छायादार स्थान पर जूट के बोरे से ढककर 36 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। 36 से 48 घंटे बाद बीजों में अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद तैयार नर्सरी में धान की बुवाई करें। नर्सरी डालते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने खेत की तैयारी करने के बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर दें, कीचड़ बनाएं। कीचड़ बनाकर उसमें खाद डालें। खाद जो है 200 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, इन दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस को 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में समान रूप से डालकर मिला दें। मिलाने के बाद खेत को समतल कर दें और समतल करने के बाद जो आपने बीज अंकुरित करने के लिए रखा है उसको लेने के बाद जब वो अंकुरित हो गया है उसमें से 300 ग्राम बीज प्रति क्यारी जो है आप समान रूप से खेत में छिड़क दें, जिससे कि उसको जगह भी अच्छी मिल जाए। और लेकिन बुआई करते हुए जरूर ध्यान रखें कि बुआई शाम के समय करें। अगर आप सुबह के समय धान की नर्सरी बुआई करते हैं तो उसमें सड़ने के जो उसका नुकसान होने का जो है ज़्यादा अंदेशा रहता है। इसलिए अच्छा यह है कि इसकी बुआई शाम के समय करें। जो आपने खेत समतल करके अच्छी तरह रखा है उसमें समान रूप से बीज में छिड़क कर दूसरे दिन फिर शाम को पानी लगाएं। जब देखें कि आपका पौधा 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है, उसके बाद अपने खेत में आप 1 से आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पानी हर समय बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना है कि हमारे क्षेत्र में जिंक की कमी आने की वजह से खैराक डिजीज बहुत लग जाती है, पौध की बढ़वार नहीं अच्छी हो पाती है, जो कि जिंक की कमी से आता है। तो उसके निदान के लिए अच्छा यह है कि हम नर्सरी में ही उसको उपचारित कर दें। उपचारित करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट तथा 2% यूरिया, या कहने का तात्पर्य है कि 15 लीटर पानी में जो आपका छिड़काव वाला उपकरण है उसमें डालें और 15 लीटर में 75 ग्राम जिंक सल्फेट तथा 300 ग्राम यूरिया और 15 लीटर पानी का घोल बनाकर जब आपका अंकुरित बीज 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है, जो लगभग 6 से 7 दिन बाद हो जाता है, उस समय उसका अच्छी तरह से छिड़काव करें। और उसके बाद जब आप नर्सरी उखाड़ने से 2 दिन पहले एक छिड़काव फिर कर दें। तो इस तरह से करने से जिंक की कमी भी पौधे में पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो हमने यूरिया मिलाया है उसके साथ वो उसकी एसिडिटी को, अम्लता को कम कर देता है जिंक सल्फेट की, और पौधे में जो नाइट्रोजन मिलती है उससे उसकी बढ़वार अच्छी होती है, पौधा स्वस्थ मिलता है और जिसके कारण आपको स्वस्थ अच्छी पौध मिलती है। जो आप पौध लगाने चाह रहे हैं वो 20 से 25 दिन का होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा या कम होती हैं तो उपज में प्रभाव पड़ता है। जो आपने जो खेत तैयार किया है उस खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास की मात्रा डालनी होगी। इसमें भी फास्फोरस और पोटास की मात्रा तथा आधी मात्रा नाइट्रोजन की कीचड़ बनाते समय या खेत तैयार करते समय आप समान रूप से डाल दें और उसके बाद पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद आप रोपाई शुरू करें। रोपाई 20 से 25 दिन वाली जो आप पौध लाए हैं उनको 15 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी में या 20 गुणा 10 सेंटीमीटर की दूरी में समान रूप से लगाएं। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1 वर्ग मीटर में 44 से 50 पौधे होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये देखना है कि जो नाइट्रोजन बची हुई है उस नाइट्रोजन को इस तरह से डालें कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो उसके लिए किसान भाइयों जो बची हुई नाइट्रोजन है
उसको 2 भाग में आप डालेंगे। एक भाग रोपाई करने के 20 से 25 दिन बाद कल्ले फूटने शुरू होते हैं, उस समय आप समान रूप से खेत में बिखेरें और जो बची हुई नत्रजन है उस नत्रजन को अधिकतर किसान भाई लोग मैंने पाया है कि वो गाढ़ अवस्था में डालते हैं, उसमें न डालकर उस नत्रजन को पेनिकल इनिशिएशन गर्भावस्था में डालेंगे तो आपको उपज ज़्यादा मिलेगी, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिलेगा, तो आपकी उपज ज़्यादा होगी। तो ये पाया गया है कि रोपाई करने के 40 से 50 दिन बाद ये गर्भावस्था आ जाती है। इस अवस्था में जो बची हुई नत्रजन है उसको समान रूप से आप अगर बिखेरेंगे तो वो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होगी। जैसा कि आपको पता है कि धान में ये जो 2 स्टेजेज हैं, जो कल्ले फूटने वाली और गर्भावस्था, ये बहुत ज़रूरी है देखना कि इस समय पानी की कमी ना हो और पोषण तत्वों की कमी ना हो, तो पौधे को भरपूर पोषण मिलेगा, उसकी पैदावार अच्छी होगी और आप अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सोयाबीन के फसल में 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव टिहरा, जिला जबलपुर के नरसिंह पटेल ने। आपने पालक की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेती बाड़ी में काम करने के कई ऐसे विकल्प हैं जिससे आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसमें यदि हम पालक की बात करें तो वो एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल खाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है, साथ ही यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा भी होता है। पालक की खेती का हरी सब्जी फसलों में विशेष स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। देशी तथा विलायती 2 प्रकार की पालक अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। देशी पालक की पत्तियां चिकनी, अंडाकार, छोटी एवं सीधी होती हैं, जबकि विलायती की पत्तियों के सिरे कटे हुए होते हैं। उपयुक्त जलवायु। देशी पालक गर्म एवं ठंडी जलवायु के अनुकूल है, परंतु गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार होती है। भूमि का चयन। जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करके समतल बना लेना चाहिए। उन्नत किस्में। पालक की खेती से अधिकतम उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र एवं जलवायु के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए। पालक की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं, जैसे ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बैनर्जी जायंट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉन्ग स्टैंडिंग इत्यादि। किसान इन किस्मों का चयन कर खेती कर सकते हैं।
बीज की मात्रा। पालक की खेती हेतु लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जबकि छिड़काव विधि 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीज को बाविस्टीन या कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। बुआई का समय और विधि। इसके लिए लाइनों से लाइनों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। गोबर की सड़ी हुई खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर तथा 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। खाद की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में समान रूप से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिट्टी में मिलाएं और नेत्रजन की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में छिड़काव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई प्रबंधन। पालक बीज के अंकुरण के लिए नमी अत्यंत आवश्यक है। नमी की कमी महसूस होने पर खेत की जुताई से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। बीज अंकुरण के बाद गर्म मौसम में हर सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है और शरद मौसम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। 26 states,